हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आपको इस चैनल पर सीएटी, महा टीएटी और टीएटी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आपने कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने सीएटी का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है एसएसटी का, सोशल साइंस, तो उसके ताल्लुक से आपको क्लास 3 के अंदर हमने कुछ टॉपिक करा दिए थे हिस्ट्री के। तो आप इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं उससे रिलेटेड हिस्ट्री के। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों है, इसमें भी ये वीडियो में भी हम एसएसटी के दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो देखने वाले हैं, जहाँ से सीएटी के पेपर में क्वेश्चन आते हैं एसएसटी के। तो वही टॉपिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, टॉपिक है हमारा ऋग्वेद। जैसा कि 4 वेद है, आप सभी जानते हैं। उसमें से हम आज पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, समझेंगे कि ऋग्वेद में ऋग्वेद की शुरुआत कहाँ से हुई और ऋग्वेद को कौन सी भाषा में लिखा गया था और किस तरह से उसको पढ़ा जाता था या सुना जाता था, उसके बारे में हम डिटेल से आज समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो थोड़ा देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। जैसा कि दोस्तों 4 वेद है, उसमें से सब में पुराना वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 3,500 साल पहले हुई। दोस्तों, ऋग्वेद की रचना 3,500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1,000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों जिसकी जो प्रार्थनाएं है जिसके अंदर ऋग्वेद के अंदर, उसको सूक्त कहा जाता है, जो कि 1,000 से ज्यादा प्रार्थनाएं है उसमें। और दोस्तों, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। जैसा कि दोस्तों सूक्त का जो मतलब होता है, सूक्त का जो मतलब होता है दोस्तों, वो अच्छी तरह से बोला गया, इसका मतलब होता है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। दोस्तों, ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। आप थोड़ा, हम इसको थोड़ा नीचे देखेंगे दोस्तों, 1 मिनट। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। जैसा कि ऋग्वेद का दोस्तों उच्चारण किया जाता था और श्रावण किया जाता था, और उसका श्रावण किया जाता था, यानी कि वो बोला जाती थी, उसको बोला जाता था और सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि उसका उच्चारण किया जाता था और श्रावण किया जाता था। रचना के कई सदियों बाद रचना के कई सदियों बाद इससे पहली रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना हुई इसकी दोस्तों, उसके कई सालों के बाद इसे लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। 200 साल पहले दोस्तों इसको छापने का काम किया गया। अब थोड़ा दोस्तों हम इसका एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। एनसीईआरटी की किताब में जो दिया गया है वो है महापाषाण। महापाषाण यानी कि दोस्तों पत्थर से बनाई गई एक बड़ी सी कब्र को क्या कहा जाता था? महापाषाण, जो कि पत्थरों का इस्तेमाल करके एक ताबूक बनाया जाता था, जिसको महापाषाण कहा जाता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। महापाषाण शिलाखंड। महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर, नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े किनारे से लगाए गए थे। जैसा कि दोस्तों क्या होता था, जो मृतक इंसान, जो इंसान को दफन करना होता था, उसके लिए पत्थर से एक बड़ा ताबूक बनाया जाता था और उसकी कब्र, उसको उसमें दफन कर लिया जाता था। और महापाषाण कब्रें जैसा कि वो कब्रें बनाई जाती थी पत्थर की, तो उसको क्या कहा जाता है? महापाषाण कहा जाता है। जो कि बड़ी पत्थर से बना बड़े पत्थर से एक ताबूक बनाया जाता था। फिर वो जो मृतक होता था, जो मरने वाला शख्स होता था, उसको उसमें रखा जाता था और उसे दफन किया जाता था। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुई। जैसा कि दोस्तों महापाषाण जो कब्रें है, जो पत्थरों की जो कब्रें बनाने की जो प्रथा थी, वो 3,000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। जैसा कि उस टाइम के प्राचीन दौर के अंदर दोस्तों लोगों को महापाषाण कब्रों के अंदर दफन किया जाता था, जिसकी जो शुरुआत है दोस्तों, वो ये जो सब में जाती, जो काबे जैसा कि काबे मशहूर थी। एक तो ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रचलित थी। जैसा कि ये चलन में आ गई थी, वहाँ पे इसी तरह से लोगों को बड़ी कब्रों के अंदर, पत्थरों की कब्रों के अंदर लोगों को दफनाया जाता था। इसके बाद दोस्तों हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एनसीईआरटी का, जहाँ से एसएसटी के सोशल साइंस के अंदर क्वेश्चन जरूर बनते हैं। देखिए, जनपद। जैसा कि प्राचीन दौर के अंदर बहुत से जनपद गुजरे हैं, तो जनपद किसे कहा जाता है और कि जनपद क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेंगे। 1 मिनट।
जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जैसा कि दोस्तों जनपद का मतलब होता है जन के बसने की जगह, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर लोग बसते हैं उसे जनपद कहा जाता है। आर्थ आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो खुदाई करते हैं, तो वो इसकी कई उन्होंने कई जनपदों की खुदाई, बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हातिमपुर और एटला के पास अंतरजी खेड़ा, जो कि दोस्तों अंतरजी खेड़ा इलाका है, वहाँ पे भी आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की है। जैसे कौन कौन से इलाकों में उन्होंने खुदाई की है? दिल्ली का पुराना किला, और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास का हतीमपुर, और एटला के पास अंतरखेड़ा के पास, अंतरखेड़ा की भी उन्होंने खुदाई की। अंतरखेड़ा के खेड़ा इन प्रमुख स्थान है। जैसा कि ये प्रमुख स्थानों की उन्होंने खुदाई की है। आर्थिक आर्केले क्या बोलेंगे, सॉरी, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने, जो पुरातत्ववादी लोग होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने इसकी खुदाई की है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे जनपद के टाइम पे, और मवेशिया पालते, मवेशिया तथा अन्य जानवरों को पालते थे। जैसा कि वो उस टाइम के लोग जो थे दोस्तों, झोपड़ियों में रहा करते थे, मवेशिया पाला करते थे, और अन्य जानवरों को भी वो पाला करते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना तथा तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। जैसा कि उस टाइम के जो लोग थे दोस्तों, जनपद के जैसा कि प्राचीन टाइम के जनपद के जो लोग थे दोस्तों, वो चावल, गेहूं, धान, जवार, दालें, गन्ना, तेल और तथा सरसों जैसी फसलें उगाया करते थे। और दोस्तों इसके बारे में देखेंगे हम कि जनपद के स्थान से और क्या क्या मिला है, थोड़ा उसके बारे में हम देख लेंगे डिटेल से। इन स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले। जैसा कि जनपद के टाइम के कुछ विशेष आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं दोस्तों, उनको कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिन्हें चित्र सुदर पात्र के रूप में जाना जाता है, जिसे चित्र सुदर पात्र के रूप में जाना जाता है। अब थोड़ा हम जनपद के बारे में पढ़ लेंगे दोस्तों, कि महाजनपद, पहले जनपद के बारे में पढ़ा हमने, अब महाजनपद के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। महाजनपद किसे कहते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ महाजनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जैसा कि दोस्तों महाजनपद जो है उनकी विरासत भी जनपद से ही है। जैसा कि कुछ 2,500 साल पहले, सॉरी, 2500 साल पहले कुछ महाजनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसा फिर इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, अर्थात इनके चारों ओर ईंट की लकड़ी और ईंट या पत्थरों की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। जैसा कि दोस्तों जो महाजनपद थे, जहाँ लोग रहा करते थे, महाजनपद यानी कि जहाँ लोग रहते हैं, ऐसी बस्ती को महाजनपद कहा जाता था और महाजनपद कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता था दोस्तों, फिर प्राचीन दौर के अंदर फिर उसको आजू बाजू से चारों तरफ ये लकड़ी या ईंट या पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी और उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता था। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपकारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे और फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। जैसा कि दोस्तों महाजनपद के टाइम पे क्या हुआ, क्या लोग जो उस टाइम के जो राजा लोग थे, वो क्या करते थे, लोगों से उपहार लिया करते थे। लेकिन उन्होंने क्या करा फिर बाद में, कि वो उपहार पे डिपेंड ना रहते हुए उन्होंने फिर लोगों पर कर लगाना शुरू कर लिया, यानी कि उन पर टैक्स लगाना शुरू कर लिया। और उसमें सब में ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टैक्स थे वो दोस्तों कृषि के ऊपर लगाए थे उन्होंने, के जो के उन्होंने सब में ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टैक्स थे दोस्तों, वो सॉरी दोस्तों देखेंगे हम, एक मिनट, जो कि उन्होंने जो टैक्स लगाए थे वो फसलों पर सब में ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। जो फसलों पर लगाए टैक्स थे वो सब में ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि देखिए दोस्तों उसके आगे दिया गया है, क्योंकि अधिकांश लोग कृषिक थे, यानी कि अधिकांश लोग किसान थे। उपज का, जैसा कि उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। जैसा कि दोस्तों उस टाइम के जो महाजनपद का जो काल था, उसके टाइम में नहीं के लोगों को 1/6 का हिस्सा देना पड़ता था कर के रूप में, जो कि महाराजा लोग वो वसूला करते थे, जिसे भाग कहा जाता था, जिसे उस टाइम के अंदर भाग कहा जाता था। इसी के साथ थोड़ा हम देखेंगे दोस्तों, नीचे का पॉइंट इसके बारे में दिया गया है।
जैसा कि महाजनपद के टाइम पे कुशी में परिवर्तन भी देखने को मिले, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। इस युग में कुशी के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए, जैसा कि महाजनपद के टाइम पे कुशी के अंदर भी बड़े परिवर्तन देखने को मिले। तो इस युग में कुशी के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे, जैसा कि महाजनपद के टाइम पे क्या हुआ कि कुशी में परिवर्तन हुए, तो उसमें क्या हुआ कि जो हल चलाने के जो फाल थे तो वो लकड़ी की बजाय अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। लोग ने धान के पौधों का रोप शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ दोस्तों, कुशी में किस तरह के परिवर्तन हुए कि लोगों ने एक तो लकड़ी के जो फाल थे उसकी बजाय लोहे के फाल का इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसी के साथ लोगों ने धान के बीज को बोने की बजाय उसका रोप पौधों का रोप तैयार करना शुरू कर दिया, जैसा कि उसकी धान के जो रोप होता है उसको तैयार करना शुरू किया और उसकी खेती करना शुरू की। ये कुशी में उसके उस टाइम के बहुत बड़े परिवर्तन थे। शुरू किया खेतों की, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि खेतों के पौधों की बजाय उन्होंने रोप लगाना शुरू कर लिया था खेतों के अंदर, महापाषाण दौर के टाइम पे, महापाषाण के टाइम पे। इसी के साथ थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। मगध के बारे में दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। यहाँ से मगध के बारे में, जैसा कि एक मगध इलाका था जहाँ पे जो लोग थे वहाँ रहा करते थे, उसके ताल्लुक से एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। तो हम उसको समझ लेते हैं कि मगध के बारे में दिया गया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। गंगा और सोम जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, जैसा कि जो मगध का इलाका था दोस्तों वहाँ से सोम और जैसा कि गंगा और सोम नदियां वहाँ से होकर बहती थी। मगध में दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए, जैसा कि मगध के अंदर दो महत्वपूर्ण शासक गुजरे हैं, एक है बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु, दो महत्वपूर्ण वहाँ पे राजा गुजरे हैं। इसी के साथ दोस्तों बिहार में राजगृह यानी कि आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही, जैसा कि आज का जो राजगीर है दोस्तों वो जिसे प्राचीन टाइम के अंदर राजगृह कहा जाता था, वो मगध की कई सालों तक राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, जो कि आज का जो हमारा पटना है दोस्तों, वो पटना को राजधानी बना दिया गया, जैसा कि बना दिया गया था। बाद में पाटलिपुत्र करके उस टाइम पे उसको पुकारा जाता था। मगध का जो इलाका था उसकी जो राजधानी थी पहले कौन सी थी, राजगृह थी। बाद में फिर पाटलिपुत्र हुई, जो कि उसको पाटलिपुत्र के नाम से उसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया गया था। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, जैसा कि दोस्तों एक मगध का जो इलाका था तो वो एक शक्तिशाली राज्य बन गया था मगध उस टाइम के अंदर, प्राचीन टाइम के दौर के टाइम में। अब इसके ताल्लुक से थोड़ा और देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या दिया गया है। उसके नजदीक ही विज राज्य था, जैसा कि उसके नजदीक ही, मगध के नजदीक ही दोस्तों एक विज राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। बिहार, जो हम जिसको आज के टाइम पे बिहार कहते हैं, उस टाइम पे उसको वैशाली कहा जाता था, जो कि वो मगध विज जो राज्य था उसकी वो राजधानी बना दिया गया था उस टाइम पे उसको। जहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जैसा कि उस टाइम पे वहाँ पे एक अलग तरह जो राज्य था दोस्तों, वहाँ पे एक अलग तरह की शासन व्यवस्था चला करती थी या चलाया जाती थी शासन बादशाहों के जरिए से, जिसे गण या संघ कहते हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित है, जैसा कि गौतम बुद्ध और महावीर जो थे दोस्तों वो संघ और गण और संघ की जो शासन व्यवस्था थी उनसे उनका ताल्लुक था। इसके अंदर दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। तो मगध और विज से भी क्वेश्चन सोशल साइंस के अंदर बनता है, और इसी की तरह दोस्तों कुशी में जो परिवर्तन हुए थे महाजनपद के टाइम में उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। अब इसी की तरह दोस्तों एनसीईआरटी के